नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इचिना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बताएं क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। एचडीएफसी और ब्रिटानिया के नतीजे आ गए हैं, उनका एनालिसिस करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी डिक्सन टेक एक स्टॉक जहां पर आज जोरदार गिरावट देखने को मिली। हमने मैनेजमेंट से बात की, सुनवाएंगे क्या कहा उन्होंने और उसके बाद अब इस गिरावट के बाद क्या मौके बने हैं डिक्सन टेक में, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही कल ट्रेडिंग का हॉलीडे है, लेकिन बुधवार को जब बाजार खुलेंगे तब उस दिन के लिए आपके पास होंगे कुछ दमदार आइडियाज इस शो में। चलिए शुरुआत बाजार से ही करें। हफ्ते के पहले दिन बाजार आज निचले स्तरों से थोड़ा सुधर कर बंद हुआ। निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 150 अंक सुधरा, 17,000 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 85 अंक गिरकर 57,000 के करीब बंद हुआ। निफ्टी बैंक में हमने 600 अंकों से ज्यादा की रिकवरी देखी। आज दिन भर बाजार में क्या हाल रहा, पूरी जानकारी के साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, देखिए दिन भर उतार चढ़ाव देखने के बाद आखिरी घंटों में बाजार ने यूं रिकवर किया कि क्या कहें, और आखिरी कुछ मिनटों में तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और बैंक निफ्टी हरे निशान में भी बदलता हुआ हम देख चुके हैं। इस बीच अगर कुछ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स की बात करें जो आज दिन भर फोकस में रहे, कैनफिन होम्स लगातार हम डिस्कस भी कर रहे थे। दमदार फंडामेंटल्स, अच्छे नतीजों के दम पर यहाँ पर अच्छी तेजी पर कामकाज। आने वाले दिनों में भी अगर क्वार्टर्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स का यही नजरिया था कि तेजी जो है कैनफिन होम्स में लगातार बरकरार रहेगी। करीब 7% के अपमूव्स के साथ इस स्टॉक में क्लोजिंग हमने देखी है। इसके अलावा टाटा केमिकल्स, रूपा कंपनी जैसे कुछ और स्टॉक्स थे जो कि आज अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग अपनी दिखा रहे थे। तो दिन भर में भी एक्शन यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी या बाजार को सबसे ज्यादा संभालने का काम जिन स्टॉक्स ने किया, इंडसइंड बैंक लगातार ऑफकोर्स न्यूज बेस्ड इंपैक्ट था और अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर कामकाज देखने को मिला। कोल इंडिया, टाटा स्टील, एचडीएफसी जैसे स्टॉक, स्टील स्पेस की अगर बात करें लगातार वहां पर भी हम देख रहे हैं काफी दिनों से चर्चा है और उस न्यूज बेस्ड इंपैक्ट के चलते स्टील से जुड़े स्टॉक्स जो है वो लगातार फोकस में भी है। एक्सपर्ट्स का भी नजरिया लगातार स्पेस पर है और टाटा स्टील के तो नंबर्स भी हैं जिस पर फोकस रहने वाला है। इन सब के चलते हमने यहाँ पर एक्शन देखा। इसके अलावा अगर लूजर्स की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल, आयशर, टाइटन, बजाज ऑटो, विप्रो जैसे शेयर्स इस सूची में शामिल रहे, जहां पर लाल निशान के साथ हमने ट्रेड देखा। विप्रो के नंबर्स आते हुए हमने देखे, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स थे कुछ हद तक जो यहाँ पर देखने को मिला। विप्रो के नंबर्स आने के बाद आईटी स्पेस आज दिन भर एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ और विप्रो में भी गिरावट के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। इस बीच मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम कहां पर देखने को मिला? देखिए आज का दिन ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स का था। हालांकि आखिरी कुछ मिनटों में इंडेक्स ने भी परफॉर्म कर दिखाया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स टाटा केमिकल्स, अजंता फार्मा, पेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स में भी देखने को मिली, जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा। मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आरती इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, डॉक्टर लाल पैथ और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली। दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव सेक्टर्स में भी देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग के वक्त ज्यादातर सेक्टर्स में हरे निशान के साथ ट्रेड्स नजर आए और सेक्टर्स ने अपने आप को संभाल लिया था, जस्ट लाइक द इंडेक्सेस। सेक्टर स्पेसिफिक एफएमसीजी, मेटल, निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज में मेजर गेनिंग मोमेंटम देखने को मिला। अच्छी खासी बढ़त के साथ ये सेक्टर्स क्लोज होते हुए दिखे और बिकवाली का दबाव आईटी, सरकारी बैंक क्षेत्र, ऑटोमोबाइल स्पेस में देखने को मिला, जहां लाल निशान के साथ बिकवाली हावी होती हुई रही। लेकिन जब बाजार ने फाइनल क्लोजिंग दिखाई, काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वो क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन क्योंकि दिन भर जिस तरह से बाजार एक लगार्ड वे में काम कर रहा था, क्लोजिंग के वक्त उतने ही जोश के साथ बाजार में हमने अच्छी खासी रिकवरी और दमदार रिकवरी देखी और बैंक निफ्टी में हरे निशान के साथ भी क्लोजिंग। निफ्टी और सेंसेक्स ने भी अपने आप को काफी हद तक संभाल लिया था। एक दिन की छुट्टी है, देखना ये होगा कि बुधवार के सेशन में जब बाजार खुलते हैं तो किस तरह का असर वहां पर दिखता है। और पिछले कुछ समय में विदेशी बाजारों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन इस बीच घरेलू स्तर पर ओवरसीज ऑफरिंग फंड्स की हिस्सेदारी बढ़ी है। एडलवाइज की राधिका गुप्ता का इस पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। चाइना और यूएस टेक जो कि हमारे फंड्स हैं, दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल फंड्स मार्केट में, क्योंकि ये पहले आए थे। लेकिन मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगी जो मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ कि निवेशकों को इनमें निवेश करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग ना एक एसेट एलोकेशन जिसे हम कहते हैं, उसका एक हिस्सा है। अब इसका ये मतलब है कि कुछ साल ऐसे होंगे जब चाइना फंड आपका बहुत अच्छा करेगा, चाहे इंडियन मार्केट अच्छा नहीं कर रहा हो। हमने शायद ये 2018 में देखा था। और कुछ साल ऐसे होंगे जैसा पिछला एक साल, जहां चाइना में आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलेंगे और इंडिया में बहुत रिटर्न मिलेंगे। उस टाइम पे आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि अच्छा मेरा
चाइना फंड मेरा इंडिया फंड से पूरा करता है। डाइवर्सिफिकेशन का यही नाम है और यही मैं टेक के बारे में भी कहूंगी। तो इसे एक एसेट एलोकेशन के जरिए से सोचिएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताती हुई यहाँ पर राधिका गुप्ता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मेहमानों को चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शर्मिला जोशी और किरण जानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, आपसे करूंगा शुरुआत। 17,000 को आखिरकार होल्ड कर लिया। जिस तरह की रिकवरी हमने निचले स्तरों से देखी आखिरी 1-1.5 घंटे में, आपको लगता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में ये कंटिन्यू कर सकती है? गुड इवनिंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये गैप डाउन इस वजह से हुआ था बिकॉज ऑफ काफी सारी अनसर्टेनिटी है। दूसरी चीज, अगर हम ये वीक की बात करें तो हमारा शॉर्ट ट्रेडिंग वीक है, लेकिन इसी वीक के अंदर हम देखें तो फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट की न्यूज आने वाली है, दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है। सो काफी बिजी वीक और वॉलेटाइल वीक वी वर एक्सपेक्टिंग, और आज उसी तरह से कुछ हमने देखा कि गैप डाउन हुआ, लेकिन घरेलू बाजार में इतनी कुछ खराब या तो कोई सेंटिमेंट्स नेगेटिव नहीं थे। ऊपर से जीएसटी कलेक्शंस के जिस तरफ से नंबर आए थे, सो डेफिनेटली वी वर एक्सपेक्टिंग कि नीचे के लेवल से एक बाउंस आना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कि पिछले वीक फ्राइडे के सेशंस में अगर एफआईआई डेटा की बात करें हम, सो इंडेक्स के ऊपर वो क्लियरली लॉन्ग करके गए थे, तो वो भी एक संकेत था कि बाजार अब जब खुलेगा तब नीचे के लेवल से रिकवर होगा। और दूसरा एक पीसीआर रेशियो जो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में था और प्राइस एक्शंस वाइज भी प्राइस ओवरसोल्ड टेरिटरी में थी, तो एक रैली एक्सपेक्टेड थी। अब ये रैली टिकेगी कि नहीं, तो उसका अगर हम इवैल्यूएशन करें तो 17,000 की कॉल ऑप्शंस, जहां पे अगर हम देखें तो 68,000 कॉल राइटर्स खड़े हैं, और अगर मैं पुट राइटर्स की बात करूं तो 1,22,000 पुट राइटर्स खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और मार्केट में जिस तरह की क्लोजिंग आई है 17,000 के ऊपर की आई है। तो बुधवार को जब ये मार्केट खुलेगा और अगर पहले 5-10 मिनट 17,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया, सो डेफिनेटली जो कॉल राइटर्स है उसमें एक शॉर्ट्स कवरिंग आएगी, और ऊपर में हम देख सकते हैं 17,200 तक के लेवल। सिमिलर फैशन में अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 36,000 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। 36,000 की स्ट्राइक में कॉल साइड पे अगर हम बात करें तो 58,000 लॉट ओपन इंटरेस्ट है, जहां पर की पुट की अगर मैं बात करूं तो 73,000 है। सो यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा, अगर 9:30 तक 36,000 के ऊपर टिक गया मार्केट बुधवार को, सो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी रैली आ सकती है 36,500 से 36,800 तक की। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि वेडनेसडे को जब मार्केट ओपन होगा, सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ हमें चलना चाहिए, और ऊपर के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलिए। इस समय हमारे जो डोमेस्टिक संकेत हैं उनमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ग्लोबली कुछ इवेंट्स जरूर हैं, जैसे फेड की बैठक, तो देखना होगा वहां से क्या निकल कर आता है। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं और फोकस करते हैं नतीजों पर। ब्रिटानिया ने आज चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कैसे रहे नतीजे और क्या डिटेल्स हैं? मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ रही है मेरे साथ। विनी, बताइए क्या निकल कर आया ब्रिटानिया के नंबर से? ब्रिटानिया के क्वार्टर 4 की नंबर्स की बात करें तो ओवरऑल अबव एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं नंबर्स को, स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशंस आए हैं नंबर। वॉल्यूम ग्रोथ जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एफएमसीजी कंपनीज के लिए, वो श्योरली बेटर है। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ईटी नाउ एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे तो काफ़ी बेटर है। मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आया है कंपनी का, एक्सपेक्टेशन थी लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की, अराउंड 2% की थी वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, तो श्योरली बेटर। मिड सिंगल डिजिट मतलब 5% 6% की बात कर सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ टर्म्स पे। रेवेन्यू इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है, रेवेन्यू ग्रोथ हुई है अराउंड 14% की रेवेन्यू ग्रोथ। प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स है, अबव एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट, और आए हैं 380 क्रॉस पे। तो ओवरऑल अबव एक्सपेक्टेशन की अर्निंग्स आई है कंपनी की, स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशंस। मार्जिन्स पे तो प्रेशर बढ़ी रही है क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड तो कंटिन्यू रहा है, और जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है रशिया यूक्रेन, वहाँ उसकी वजह से तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया था उनके रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स की, जैसे वीट के प्राइसेस की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड तो कंटिन्यू रहा है, वो प्रेशर कंटिन्यू रहा है। और उसकी वजह से कंपनी ने हाईलाइट किया है कि प्रेस रिलीज में कि वो अब इसके बाद भी प्राइस हाइक्स में भी लेना पड़ेगा उनको, कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स लेते रहेंगे जब तक ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि उनको प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे, कॉस्ट सेविंग मेजर्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा ई कॉमर्स की बात करें, रेवेन्यू कंपनी की वहाँ डबल हो चुके हैं लास्ट ईयर के हिसाब से, और कंपनी रूरल प्रेजेंस इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। उसकी वजह से उन्होंने जो मेजर्स लिए वो है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो उनकी कंटिन्यू रही है, और वो उनके रूरल प्रेजेंस और रूरल जर्नी को पे भी फोकस करने की बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है ब्रिटानिया ने अपने प्रेस रिलीज में बताए।
शुक्रिया विनी। शर्मिला, पूरा एफएमसीजी स्पेस जो है वो दो तीन चीज़ों से इस समय इफेक्टेड है। एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको दिख रहा है कि रूरल इंडिया में ग्रोथ जो है वो चैलेंजिंग है पिछले कुछ समय से। उसको एड्रेस करने की बात यहाँ भी एचयूएल के मैनेजमेंट ने भी कही थी जब उनके नतीजे आए थे, और अब सारी ही कंपनियां कह रही हैं कि यहाँ से प्राइस हाइक लेना ही होगा, नहीं तो मार्जिन मेंटेन करना मुश्किल है। इस पूरे एनवायरनमेंट में, इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में इस समय अगर एफएमसीजी स्पेस को प्ले करना है तो कैसे करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स पर बेट करना चाहिए? यस, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि जो इन्फ्लेशन की बात है हम शायद जनवरी से सुनते आ रहे हैं सभी ग्लोबल प्लेयर्स से, एंड बहुत वेदर इट इज एन एचयूएल, नेस्ले, इन सभी कंपनीज ने इस तरह का बयान दिया है कि प्रोबेबली उन्होंने इस तरह का इन्फ्लेशन काफी लंबे समय से नहीं देखा है, एंड दिस इज अ ग्लोबल फिनोमिनन, इट इज नॉट रियली डोमेस्टिक। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं, उस वजह से हम ये वी आर इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस। सो यस, आई थिंक उनके लिए अब ये स्ट्रैटेजी अब ये बात आ गई है कि दे विल डू लाइक अ पास ऑन इन प्राइसेस, क्योंकि इसके पहले दे वुड हैव ट्राइड ऑल द मार्केटिंग ट्रिक्स ऑफ मेकिंग द पैकेजिंग। व्हाट दे डू इज नॉर्मली, सपोज यू हैव अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, तो उसका पैकेट स्मॉलर कर देंगे लेकिन प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे, बिकॉज देन you optically think कि आपको एक पैकेट ऑफ बिस्किट इतने के लिए ही मिल रहा है, बट एक्चुअली यू आर गेटिंग लेस क्वांटिटी। तो आई थिंक वो सब उनका ऑलरेडी हो चुका है, एंड नाउ दे आर टॉकिंग ऑफ पासिंग ऑन। सो वी विल हैव टू सी, एंड आई थिंक फॉर अस फॉर्चुनेटली, और द ओनली इंडिकेशन जो अपने इकोनॉमिक फैक्टर स्ट्रांग है, तो डिमांड मे नॉट बी हिट टू मच। सो आई वुड कंटिन्यू टू बी विद द स्ट्रांग प्लेयर्स टू आंसर योर क्वेश्चन, बट एक आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा। सो आई वुड गो विद एन एचयूएल, आई वुड गो विद अ नेस्ले और अ ब्रिटानिया, एंड ट्राई एंड बाय देम ऑन डिप्स। और ये ध्यान में रखिए बात कि ये बहुत जल्दी कोई भी स्टॉक इसमें से आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने वाला नहीं है इन दिस एनवायरनमेंट। तो आपको एक पोर्टफोलियो स्टॉक अगर आप चुनना चाहते हो तो इनमें से आप चूज कर सकते हो। से भी ट्रेडिशनली एफएमसीजी स्टॉक्स जो है वो बहुत तेज़ी से मूव बहुत कम दिखाते हैं, तो इसलिए आपको पोर्टफोलियो स्टॉक की तरफ फोकस करना चाहिए और बड़े प्लेयर्स के साथ रहिए, जैसा शर्मिला बता रही हैं, चाहे ब्रिटानिया है, एचयूएल है, नेस्ले है, और पोर्टफोलियो में लेकर रखिए और नज़रिया लंबा रखिए, तभी फ़ायदा होगा। एक और नतीजे जो आज आए शर्मिला, वो थे एचडीएफसी लिमिटेड के। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.5% पर आ गई है, मुनाफा 3700 करोड़ पे पहुंच गया है, जो कि 3200 के आसपास का अनुमान था यहाँ पर हमारा। इसके अलावा हमने देखा कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी 4027 करोड़ से बढ़कर जो है 4600 के ऊपर पहुंच गई है। ब्रॉडली अब चूंकि फोकस में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक अपने मर्जर की वजह से भी हैं, पहले मैं व्यू चाहूंगा ये रिजल्ट्स जो आपने देखे होंगे इनके हिसाब से, और फिर मर्जर के डेवलपमेंट वाली खबर के हिसाब से एचडीएफसी इस समय कैसा बेट दिखता है? नंबर्स तो काफी अच्छे ही थे। आई थिंक कि प्रॉफिटेबिलिटी मेरे एस्टिमेट से तो अच्छी ही होगी। 3700 करोड़ इज बेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आई थिंक फोकस अब रियली इज ऑन द मर्जर न्यूज, और मेरे हिसाब से दैट आल्सो लुक्स गुड टू मी। मुझे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी दोनों शेयर्स पसंद है, और उसके साथ साथ आई थिंक कमेंट्री भी मैनेजमेंट से काफी स्ट्रांग आई है व्हेन दे हैव सेड कि जिस तरह से होम बायर्स और जो व्हाट यू आर सीइंग इन द रियल्टी स्पेस, जो जिस तरह की ग्रोथ है वो काफी अच्छी है, और उन्होंने काफी साल इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखी है। सो आई थिंक यू नीड टू टेक ऑल दीज फैक्टर्स ऑन बोर्ड जब आप मर्जर का वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑल देयर सॉर्ट ऑफ देयर बुक विल बिकम वन, जो उनके मार्जिन है दैट विल बिकम वन, द ग्रोथ विल बिकम वन। सो आई थिंक अ वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। अब दोनों के नंबर्स आ गए, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, दोनों के नंबर्स मेरे हिसाब से अच्छे ही है। एचडीएफसी बैंक में लोगों को एक दो पैरामीटर्स पे दिक्कत थी, बट आई थिंक एचडीएफसी बैंक इन कंपैरिजन वाज अ बेटर नंबर। सो आई वुड बी वेरी पॉजिटिव ऑन बोथ स्टॉक्स। ओके, पॉजिटिव ऑन बोथ स्टॉक। किरण, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मर्जर की खबर के बाद हमने देखा बाजार को एक बार की समझ में नहीं जाया शायद डिटेल, और इसलिए स्टॉक में हमने देखा अच्छी खासी गिरावट, करीब 20% तक के स्टॉक गिरे, फिर एक रिकवरी शुरू हुई। अब अगर मुझे पिकअप करना है, क्योंकि मर्जर में तो करीब 1.5-2 साल लगेगा, जब पूरा फाइनलाइज हो जाएगा, जब एक एंटिटी बन जाएंगे, तब तक मुझे इन दोनों में से एक चुनना है, एचडीएफसी या एचडीएफसी बैंक, आप क्या पिक करेंगे?
सो ओवरऑल अगर दोनों का चार्ट हम देखें तो सिमिलर है कि जिस दिन न्यूज आई उसके बाद से एक फ्लैश क्रैश हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली, और दोनों स्टॉक्स में जिस तरह से बॉटम बनाया है, आई गेस एचडीएफसी बैंक हैज वेरी लुक्रेटिव प्राइस, दो फंडामेंटल वाइज ऑल्सो एंड टेक्निकल वाइज ऑल्सो। हमने मल्टीपल टाइम्स देखा था कि 1300-1350 के आसपास एचडीएफसी बैंक में मल्टीपल बॉटम बने और वहां से एक अपसाइड हमने देखी थी 1500 से 1550 तक। सिमिलर फैशन में वापस इस बार हमने देखा कि 1330-1340 के आसपास एचडीएफसी बैंक ने बॉटम बनाया और अभी 1400 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से लास्ट 2-3 दिन से ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में भी जिस तरह से मूवमेंट हमने देख रहा है, एक मैं डेटा शेयर करना चाहूंगा कि ओवरऑल मई महीने में अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली तो बैंक निफ्टी ऑलवेज आउट परफॉर्म इनटू द मार्केट। सो उसको नजरिए में रखते हुए हमें लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक कैन बी द वन ऑफ द डार्क हॉर्स, क्योंकि हमने देखा है काफी टाइम से ये अंडर परफॉर्म रहा है। सो एचडीएफसी बैंक वुड बी द प्रीफर्ड चॉइस। आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो 1350-1400 के बीच में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। ओवरऑल स्टॉप लॉस आप 1300 के नीचे रखिए। अगर आप एज अ ट्रेडर बैट लेना चाहते हो तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हो। एक मार्जिनल स्टॉप लॉस आप नीचे 1360 का मेंटेन कीजिए। और जिस तरह से पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है बहुत ही शॉर्ट टर्म में हम लोग देख सकते हैं कि 1460 से लेके 1500 तक के टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलेंगे। और अगर आपका व्यू 6 से 8 महीने का है तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड करके रखिए। ऊपर में हम 1700 तक के टारगेट एचडीएफसी बैंक में अगेन देख रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक होगा यहाँ पर प्रिफर्ड स्टॉक दोनों में से। शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी भी बताई किरण ने और लॉन्ग टर्म भी अगर आप 6 से 8 महीने का व्यू है तो होल्ड करिए। इस स्टॉक में आप अभी भी दम दिखाई देता है। और कल आने वाले हैं टाटा स्टील के नतीजे, वहां से क्या उम्मीदें हैं? बड़ी स्टील कंपनी यहाँ पर फोकस में लगातार रहती है। मेरी सहयोगी अशेषा जुड़ रही है मेरे साथ। अशेषा, टाटा स्टील से क्या उम्मीदें हैं बाजार को? क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करें तो टाटा स्टील से हम इस क्वार्टर में फ्लैट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई मेजर ग्रोथ या डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है टाटा स्टील से, बिकॉज स्टील प्राइसेस इस क्वार्टर में अच्छे थे, स्टील वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, बिकॉज जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के कारण इंडियन स्टील प्लेयर्स को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन कोकिंग कोल प्राइसेस में भी हमने अच्छा खासा इंक्रीज देखा इस क्वार्टर में और इसी के चलते बॉटम लाइन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 66,750 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 10% का ग्रोथ होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और 33.5% का ग्रोथ होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा मार्जिन में हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं, 200 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। कोकिंग कोल प्राइसेस इस क्वार्टर में नियरली डबल हो चुके थे और इसी कारण बॉटम लाइन पे हम थोड़ा सा इम्पैक्ट देख सकते हैं इस क्वार्टर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,600 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 44.5% का इंक्रीज होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन फ्लैट नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। बाकी नंबर्स की बात करें तो इस क्वार्टर में रियलाइजेशन एडजस्टेड एबिटा पर टन में हम 3,000 रुपीज़ पर टन का डिक्लाइन दे सकते हैं और इसका कारण यही है कि इनपुट कॉस्ट स्पेशली कोकिंग कोल में हमने बड़ा जंप देखा। यूरोपियन बिजनेस की बात करें तो वो अच्छा रिपोर्ट कर सकता है इस क्वार्टर में, वो बिजनेस में अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं और इसका कारण ये है कि स्टील प्राइसेस अच्छे थे, स्टील वॉल्यूम्स अच्छे थे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूरोपियन बिजनेस के लिए इतना नहीं बढ़ा जितना इंडियन बिजनेस के लिए बढ़ा है। वैल्यूएशन की बात करें तो FY23 एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर 6.5-7 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो सिक्वेंशियली फ्लैट क्वार्टर हम इस बार टाटा स्टील से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आशीषा। नजर रहेगी टाटा स्टील के नतीजों पर। देखते हैं किस तरह की कमेंट्री भी मैनेजमेंट की तरफ से आती है। कमोडिटी साइकिल पर लगातार फोकस हमारा है। एक स्टॉक जिस पर आज चर्चा करना जरूरी है वो है डिक्सन टेक। यहाँ पर शाओमी पर ईडी की कार्रवाई के बाद आज डिक्सन टेक का स्टॉक करीब 9%, 9.25% की बड़ी गिरावट के बाद बंद हुआ है। एक समय ये 10% तक नीचे था। कंपनी के CFO सौरभ गुप्ता ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि ईडी की छापेमारी से डिक्सन टेक के बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा। Based on our discussions with them, these are some royalty-related payment issues related to the mobile business. However, if you look at our relationship, we are the largest suppliers of LED TVs to Xiaomi in India. And whatever we have spoken to them, our business will continue as usual on the TV side and in fact grow with them. And we see absolutely no impact of this ED searches or this bank account freezes on our business or any kind of payments coming from Xiaomi India to us. So our business is as usual, and in fact it will grow with Xiaomi in India. Yeah, so basically, as I mentioned, we are only, as of now, our relationship is only in LED TV business, and we are the largest supplier to them, doing a significant portion of the requirements in India.
And this current fiscal year, Xiaomi on the LED TV side should contribute around 11 to 12% of our revenues. तो Xiaomi के सबसे बड़े सप्लायर हैं और Xiaomi पर जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा है, जिसके बाद जो है हमने देखा कि स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ा। मैनेजमेंट ने सफाई ज़रूर दी, उनका कहना है कि बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, लेकिन स्टॉक आज करीब 10% नीचे था। किरण, क्विकली आपसे जानना चाहूँगा, 10% नीचे डिक्सन का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से करीब आधा हो चुका है, अपॉर्चुनिटी है? नहीं, अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं करूंगा डेफिनेटली, बिकॉज सभी अपनी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और रिसेंटली जो बॉटम इसने बनाया था 4000 का, उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब नॉमिनल एक सपोर्ट है जहां से हमने प्रीवियसली देखा था कि डिक्सन ने एक जो था अपसाइड मूवमेंट दिया था। सो 3930 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आप ध्यान रखिए। और जिस तरह का क्लोजिंग है वॉल्यूम के साथ और जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 3930 ब्रेक हो जाएगा। सो 3930 ब्रेक होता है तो यू कैन गो शॉर्ट सेल, और जिस तरह से चार्ट्स दिख रहे हैं वी कैन सी बॉटम आउट समवेयर अराउंड 3700। सो आई गेस वेट एंड वॉच कीजिए आप, अगर आपको बाई करना है 3700 के आसपास के लिए। और गिरावट की उम्मीद है यहाँ पर, 3700 तक जाने की संभावना है। बाय साइड में अगर आप हैं तो वेट कीजिए, वेट एंड वॉच, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया ये जानने का हमारे मेहमानों से कौन से स्टॉक आइडियाज वो लेकर आए हैं आपके लिए। वक्त है वीआईपी शेयर का। शर्मिला, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कौन से स्टॉक आइडियाज देना चाहेंगी आज आप हमारे दर्शकों को? और 2 स्टॉक्स फ्रॉम द केमिकल स्पेस। एक तो टाटा केमिकल, जिनके नतीजे शायद आप थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा कर रहे थे, काफी अच्छे लगे मुझे नतीजे, और स्टॉक भी जिस वैल्यूएशन पर है अच्छा ही लगता है। आई थिंक आप यहाँ से 15% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, दिस इज आल्सो फ्रॉम द केमिकल। सो आई थिंक द सिंपल रीजन कि मुझे केमिकल स्टॉक्स क्यों पसंद है, स्पेशली स्टॉक लाइक दीपक नाइट्राइट, क्योंकि जो चाइना +1 स्टोरी कहती है ये उसमें उसका एक उसमें ये स्टॉक आता है। और नतीजे भी अभी तक उनके ये क्वार्टर के नहीं आए, लेकिन अब तक जो नतीजे आए हैं दे बीन अ गुड सेट ऑफ नंबर्स। तो और ये स्टॉक बहुत करेक्ट भी हुआ था, इन दैट होल दिसंबर जनवरी फेज जब मिड कैप्स करेक्ट हुए थे, आई वुड से आउट ऑफ प्रोपोर्शन, उनमें दीपक नाइट्राइट था। तो यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी की भी मेरी एक्सपेक्टेशन है और नतीजे अच्छे आने की भी एक्सपेक्टेशन है। So 2 stocks, Tata Chemical and Deepak Nitrite from a longer term perspective. चलिए, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव दोनों केमिकल स्पेस के स्टॉक, टाटा केमिकल्स और दीपक नाइट्रेट। किरण, 1 मिनट का समय बाकी है शो में, आपसे भी जानना चाहूंगा फटाफट कौन से स्टॉक्स आप रिकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों को? तो हमारे 2 स्टॉक रिकमेंड है, दोनों में हम देख रहे हैं कि बॉटम में एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई है और डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न एंड असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दोनों स्टॉक्स के अंदर हमें दिख रही है। सो पहला हमारा जो पिक है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक आप 336 के आसपास बाई कर सकते हो, 360 के आसपास का हम टारगेट देख रहे हैं 1 से 2 दिन में, और 324 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक्स जो है वो सिमिलर पैटर्न के ऊपर ही है। एमसीएक्स की बात मैं कर रहा हूँ, 1430 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह का ब्रेकआउट है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप 5 से 6 दिन में आप 1500 तक के टारगेट देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस के लिए आप 1380 मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो बंधन बैंक और एमसीएक्स दोनों में ही टेक्निकल कारण सेम है और इसीलिए इन दोनों पर आप बेट ले सकते हैं। चलिए, ये तो स्टॉक्स हुए हमारे मेहमान के। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला और किरण समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। समर में रहना है कूल तो फियामा कूलिंग जलवा मत जाना भूल। फियामा कूलिंग जलवा। All these stocks will really gain in the second stage of the bull market. See, public sector basically is technically the problem is the government not having a very well defined disinvestment program. So, all these things are not liked by the market and therefore there is uncertainty. सेविंग्स अकाउंट में एफडी वगैरह करते थे, उसकी जगह पे चेंजेस आया कि एसआईपी करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। We try to invest in more on share market than on FD. Diversification is the way of life. स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है पर वहाँ पे उतना रिटर्न भी मिलता है।